नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मीकांत की पार्ट 99 वीडियो में आपका स्वागत है। देखते हैं किस किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो एक तो हम लोग बात करेंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दूसरा डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तीसरा पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा और फिर सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट। तो इतनी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने पार्ट 98 नहीं देखा है, जहाँ पे मैंने आपको डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा के बारे में बताया है और स्पीकर प्रोटेम के बारे में बताया, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में मैंने बताया है और यहाँ जो मैं आपको डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में बताऊंगा, इसमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, तो आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन क्वेरीज के जवाब दूंगा। पहले शुरुआत करते हैं चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा से। देखिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा कौन होते हैं? चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ मेरी लक्ष्मीकांत की सीरीज को। अगर आप एक लाइन से देख रहे हैं, मतलब फर्स्ट 2 से लेके एक लाइन के हिसाब से 99 तक देख रहे हैं, तो अब तक अगर आपने वाइस प्रेसिडेंट को देख लिया होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट की वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कैसे अपॉइंटमेंट, कैसे इलेक्शन, कैसे रिमूवल, काम क्या है, क्या उनकी तनख्वाह है, सब कुछ वहां बता रखा है। तो भैया, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वही है आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ओके, अब यहाँ पे बात यह है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा को प्रिसाइड करेंगे। अभी मान लीजिए कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में कुछ गड़बड़ होने की वजह से, यानी मान लीजिए प्रेसिडेंट बीमार है या किसी फॉरेन ट्रिप पे गए हैं, प्रेसिडेंट के रोल को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ प्रेसिडेंट ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की ड्यूटी नहीं करेंगे। तो उस केस में चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की ड्यूटी कौन करेगा? डेप्यूटी चेयरमैन करेगा। डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर अगर बात की जाए तो अगर आपको चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को हटाना है तो हटाने का प्रोसीजर वही है जो कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का प्रोसीजर है, वो वाइस प्रेसिडेंट वाली वीडियो में देखिए जाके। अगर आप चेयरमैन की पावर्स की बात करो तो जो स्पीकर इन द लोकसभा की पावर होती है अपने हाउस में, वही चेयरमैन इन द राज्यसभा की पावर है अपने हाउस में। तो पावर ऑफ फंक्शंस ऑलमोस्ट बराबर हैं। लेकिन अगर आप स्पीकर ऑफ द लोकसभा को चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा से कंपेयर करेंगे तो दो सीधे सीधे एडवांटेजेस हैं जो चेयरमैन के पास नहीं है, स्पीकर के पास है। पहली बात तो स्पीकर के पास ये एडवांटेज है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इस चीज को स्पीकर डिसाइड करेगा। तो पार्लियामेंट के अंदर किसी एक बिल को मनी बिल डिक्लेयर करना है नहीं करना है, ये डिसाइड करने की ताकत स्पीकर के पास है। और जब एक बिल मनी बिल डिक्लेयर हो गया तो मनी बिल में राज्यसभा के पास ना के बराबर ताकत होती है, सारी की सारी ताकत लोकसभा के पास होती है। तो अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट, ये स्पीकर की ताकत, और स्पीकर की ताकत को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग होती है तो उसके ऊपर प्रिसाइड करता है स्पीकर। तो लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग के ऊपर प्रिसाइड करने वाला आदमी कौन है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। फिर अगर हम लोग स्पीकर ऑफ द लोकसभा और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कंपेयर करें तो आपको पता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का कोई एक मेंबर होता है जो लोकसभा के मेंबर चुन के बैठा देते हैं। चेयरमैन के लिए ऐसा नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जो चेयरमैन है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है और वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाता है अपर हाउस का, यानी कि लोकसभा का। उसके बाद आप देखो दोस्तों कि जैसे कि स्पीकर के पास एक कास्टिंग वोट होता है, वैसे चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा यानी हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, जब वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की तरह काम करते हैं, उनके पास भी एक कास्टिंग वोट होता है। लेकिन आपको जैसा कि मैंने ये बताया है कि मान लीजिए स्पीकर के खिलाफ रेजोल्यूशन चल रहा है कोई और चेयरमैन के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन चल रहा है, तो उस केस में आप ये देखोगे कि स्पीकर के खिलाफ अगर स्पीकर की पोस्ट से हटाने के लिए रेजोल्यूशन चल रहा है, उस केस में स्पीकर प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल सकता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और अपना वोट कास्ट कर सकता है। तो जब वो स्पीकर की कैपेसिटी में बैठता है तो उसके पास कास्टिंग वोट होता है। बट अगर स्पीकर की पोस्ट से हटाने के लिए उसके खिलाफ रेजोल्यूशन चल रहा है तो वो कास्टिंग वोट नहीं डाल सकता, बट एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा अपना वोट तो डाल सकता है ना लोकसभा के अंदर। लेकिन राज्यसभा के केस में जो हमारे चेयरमैन साहब हैं राज्यसभा के, वो तो राज्यसभा के मेंबर ही नहीं है। तो जब वो इलेक्टेड राज्यसभा के मेंबर नहीं है तो अगर वो
राज्यसभा को प्रिसाइड कर रहे हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट, और मान लीजिए उनको हटाने के लिए किसी रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में, तो जब वाइस प्रेसिडेंट यानी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को हटाने के लिए एक रेजोल्यूशन को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, तो उस समय पे जो आपके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, वो राज्यसभा को प्रिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन वो राज्यसभा में बैठ सकते हैं, वो राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो राज्यसभा में बोल सकते हैं, बट राज्यसभा में वोट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस हाउस के मेंबर नहीं है। जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा था वो पहले एक एमपी था, और एमपीओ ने अपने में बीच में से एक एमपी को चुन के स्पीकर बना दिया, तो एज अ स्पीकर उसके पास कास्टिंग वोट आ गया। तो जब वो स्पीकर की पोस्ट पे बैठ रहा था तो कास्टिंग वोट डाल रहा था, फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं डाल रहा है। फर्स्ट इंस्टेंस को समझिए, यहाँ पे जब एक रेजोल्यूशन पे, एक्ट पे, बिल पे वोटिंग हुई कि कौन फेवर में कौन अगेंस्ट में, तो उस समय पे स्पीकर वोट नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पीकर है, वो प्रिसाइड कर रहा है हाउस को। तो जितने भी लोग मेंबर्स वोट डाल रहे हैं, अगर उनके बीच में टाई हो जाता है तो उस केस में कास्टिंग वोट मिल जाएगा स्पीकर को। मान लीजिए स्पीकर की तरह काम नहीं कर रहा है और उसके खिलाफ रेजोल्यूशन चल रहा है, तो वो नॉर्मल मेंबर बन जाएगा उसका। अभी नॉर्मल मेंबर हाउस का तो वोट डालेगा ही ना, लेकिन राज्यसभा के जो चेयरमैन है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, वो नॉर्मल मेंबर नहीं है, तो उनको हटाने का अगर रेजोल्यूशन चालू है तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग नहीं कर सकते किसी बिल, रेजोल्यूशन या एक्ट पे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई, यहाँ पे हो जानी चाहिए क्लियर। उसके बाद आप बात करो दोस्तों कि स्पीकर के केस में जो सैलरीज एंड अलाउंसेस हैं, ठीक है, वो पार्लियामेंट फिक्स करती है। राज्यसभा में चेयरमैन के केस में भी जो सैलरीज और अलाउंसेस हैं वो पार्लियामेंट फिक्स करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइस प्रेसिडेंट को एज अ वाइस प्रेसिडेंट सैलरी नहीं मिलती, उसको सैलरी मिलती है एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इन सैलरीज को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किया जाता है, मतलब कि जब भी इनकी सैलरी से रिलेटेड पैसों को अप्रूवल देने की बात आएगी तो उस पर पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकती, पैसे तो इनको मिलने ही मिलने हैं। जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की ड्यूटी करेगा तो उस समय पे वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की ड्यूटी नहीं करेगा। तो जिस समय पे वो प्रेसिडेंट की ड्यूटी कर रहा है उसको प्रेसिडेंट की इमोल्यूमेंट्स, प्रिविलेजेस, पावर्स मिलेंगे, और राज्यसभा के चेयरमैन की प्रिविलेजेस, पावर्स, सैलरीज नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को भी राज्यसभा के मेंबर्स आपस में से चुनते हैं। तो भैया स्पीकर लोकसभा के मेंबर्स आपस में चुनेंगे, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को भी लोकसभा के मेंबर्स आपस में चुनेंगे, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को राज्यसभा के मेंबर्स आपस में चुनेंगे। लेकिन चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे चुना जाता है, कैसे हटाया जाता है, क्या काम होते हैं, सब मैं अलग से वीडियो में बना चुका हूँ। सारी लक्ष्मीकांत की वीडियोस देखिए, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे ही डेप्यूटी चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट होगा, राज्यसभा एक नए मेंबर को चुन के वैकेंसी को पूरा कर देगा। अब डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा अपने ऑफिस को वैकेट कब करेगा? वो अपने ऑफिस को वैकेट 3 कंडीशंस में कह सकता है कि वो पहले तो राज्यसभा का मेंबर ही ना रहे। अभी डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा अगर राज्यसभा का मेंबर ही नहीं बना रहा तो वो डेप्यूटी चेयरमैन नहीं बन सकता। डेप्यूटी चेयरमैन बनने के लिए राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। चेयरमैन बनने के लिए राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी नहीं है, आपका वाइस प्रेसिडेंट होना जरूरी है। लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बनने के लिए राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। अगर आप राज्यसभा के मेंबर नहीं रहे, आप डेप्यूटी चेयरमैन नहीं बन सकते। दूसरी चीज, अगर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको एड्रेस करेगा? चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को एड्रेस करेगा। तीसरी चीज, अगर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को हटाना है तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा राज्यसभा में, और राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी के साथ उस रेजोल्यूशन को पास कराना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से पहले 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाएगा। ये एडवांस नोटिस उसी वजह से दिया जाता है जिस वजह से डेप्यूटी स्पीकर को एडवांस नोटिस दिया गया था। अगर आप राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन को उसकी पोस्ट पर से हटा रहे हो तो उसका कोई एक प्रॉपर और सॉलिड रीजन होना चाहिए। वो रीजन आपको उस डेप्यूटी चेयरमैन को बताना पड़ेगा, और उस डेप्यूटी चेयरमैन को एक चांस दिया जाएगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने फेवर में पॉइंट्स देने के लिए, और उसके लिए 14 दिन का नोटिस इसको दिया जाएगा। राज्यसभा के फ्लोर पे खड़े होकर वो बोलेगा कि आप जिस वजह से मुझे निकाल सकते हैं ये गलत है, मुझे मत निकालिए, और फिर फाइनली एक वोटिंग होगी, और उस रेजोल्यूशन पे अगर मेजॉरिटी से वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो डेप्यूटी चेयरमैन को हटा दिया जाएगा। आप देखिए, अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी वजह से ऑफिस ऑफ द चेयरमैन की ड्यूटी को नहीं परफॉर्म कर पा रहे, यानी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है,
जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वो किसी वजह से चेयरमैन की ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, तो मान लीजिए वो प्रेसिडेंट साहब की ड्यूटी कर रहे हैं, तो उस केस में जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो चेयरमैन की ड्यूटी करेगा। ओके, तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे स्पीकर की कमी को डेप्यूटी स्पीकर भरता है, वैसे चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की कमी को डेप्यूटी चेयरमैन भर रहा है। तो अगर चेयरमैन नहीं है तो प्रिसाइड कौन करेगा? डेप्यूटी चेयरमैन। और जब डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन की कैपेसिटी में प्रिसाइड कर रहा है हाउस को, तो उसके पास चेयरमैन की सारी ताकतें होंगी। ही वुड बी प्रिसाइडिंग द राज्यसभा, एंड व्हेन ही वुड बी प्रिसाइडिंग द राज्यसभा, ही वुड बी हैविंग ऑल पावर्स ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। फिर डेप्यूटी चेयरमैन के ऑफिस के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि वो चेयरमैन से सबऑर्डिनेट नहीं है। जैसे चेयरमैन डायरेक्टली राज्यसभा को रिस्पॉन्सिबल है, उसी तरीके से डेप्यूटी चेयरमैन भी सीधे सीधे राज्यसभा को रिस्पॉन्सिबल है। तो डेप्यूटी चेयरमैन रिपोर्ट्स टू द राज्यसभा, नॉट टू द चेयरमैन। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा प्रिसाइड करेगा राज्यसभा को, तो कास्टिंग वोट होगा आपका चेयरमैन के पास, यानी कि राज्यसभा के अंदर एक टाई हो जाता है तो कास्टिंग वोट चेयरमैन डाल सकता है। अभी मान लीजिए चेयरमैन नहीं है और डेप्यूटी चेयरमैन हाउस को प्रिसाइड कर रहा है, तो उस केस में अगर किसी बिल रेजोल्यूशन एक्ट के ऊपर टाई हो जाता है राज्यसभा में, तो वहां पे कास्टिंग वोट होगा डेप्यूटी चेयरमैन के पास। तो डेप्यूटी चेयरमैन जब प्रिसाइड कर रहा है राज्यसभा को, तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग नहीं कर सकता, वो सिर्फ टाई के केस में वोटिंग करेगा। कि मान लीजिए किसी चीज पे बराबर बराबर वोट बढ़ गए किसी इशू पे, तो एक वोट की जरूरत है जो कि रिजल्ट को डिसाइड कर देगा, तो उस केस में आपके चेयरमैन, ये डेप्यूटी चेयरमैन साहब का वोट आ जाएगा, अगर वो राज्यसभा को प्रिसाइड कर रहे हैं तो। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर वो राज्यसभा को प्रिसाइड नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो राज्यसभा के एक मेंबर हैं। तो मेंबर होने की हैसियत से वो प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो फ्लोर ऑफ द राज्यसभा पे बोल सकते हैं, और वो किसी भी इशू में फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग भी कर सकते हैं। अभी मान लीजिए कि डेप्यूटी चेयरमैन ने किसी एक पर्सन को अपॉइंट किया गया और उस डेप्यूटी चेयरमैन के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया हटाने के लिए। जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बताया था कि भाई जब 3 फार्म बिल्स को राज्यसभा से जबरदस्ती पास कराया गया वॉइस वोट के थ्रू, तो डेप्यूटी चेयरमैन के अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने की बात की गई। ये वही रेजोल्यूशन है जो यहाँ पे बात की जा रही है, लेकिन इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है कि भाई आपको अगर डेप्यूटी चेयरमैन को उसके ऑफिस से हटाना है तो 14 दिन का एडवांस नोटिस देना चाहिए। 14 दिन का एडवांस नोटिस नहीं दिया गया था, इसीलिए डेप्यूटी चेयरमैन को ऑफिस से नहीं हटाया गया। तो सीधी सीधी बात यह है कि डेप्यूटी चेयरमैन के खिलाफ अगर रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया रिमूवल का, तो उस केस में आप ये देखोगे कि डेप्यूटी चेयरमैन हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन वो हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, फ्लोर ऑफ द राज्यसभा पे बोल सकता है और पहले इंस्टेंस में वोटिंग कर सकता है। क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर है, उसके ऊपर रेजोल्यूशन इसलिए लाया गया है क्योंकि वो डेप्यूटी चेयरमैन ना रहे, लेकिन राज्यसभा का मेंबर तो वो है ही ना। तो समझ गया ना कि कौन सा मेंबर कब वोट करेगा, कौन से इंस्टेंस में पहले बार में वोट करेगा, कौन से इंस्टेंस में कास्टिंग वोट है। फिर से बता देता हूँ, चेयरमैन के पास फर्स्ट इंस्टेंस की वोटिंग पावर है ही नहीं, क्योंकि चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर नहीं है। तो चेयरमैन जब हाउस को प्रिसाइड कर रहा है तो उसके पास कास्टिंग वोट है। अगर आप डेप्यूटी चेयरमैन की बात करो, तो डेप्यूटी चेयरमैन जब हाउस को प्रिसाइड नहीं कर रहा है तो वो एक नॉर्मल मेंबर है राज्यसभा का, वोट डाल सकता है। ओके, लेकिन जब डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड कर रहा है हाउस को, तो उस केस में उसके पास फर्स्ट इंस्टेंस में वोट डालने की ताकत नहीं है, वो सिर्फ कास्टिंग वोट डालेगा। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल फंक्शनिंग में राज्यसभा में आप देखोगे कि चेयरमैन प्रिसाइड करता है राज्यसभा के ऊपर और डेप्यूटी चेयरमैन एक ऑर्डिनरी मेंबर की तरह काम करता है, और एक ऑर्डिनरी मेंबर की तरह वो प्रोसीडिंग्स में बोल सकता है, वोट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। डेप्यूटी चेयरमैन को भी रेगुलर सैलरी और अलाउंस मिलता है जो कि पार्लियामेंट फिक्स करता है, और उसको चार्ज किया जाता है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब अगर बात की जाए पैनल ऑफ द वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन लोकसभा के जैसा ही है। तो रूल्स ऑफ राज्यसभा के अंदर चेयरमैन नॉमिनेट करेगा मेंबर्स ऑफ अ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, यानी कि राज्यसभा के मेंबर्स के अंदर से एक पैनल अपॉइंट किया जाएगा वाइस चेयरपर्सन का, और उस वाइस चेयरपर्सन के पैनल का काम क्या होगा कि मान लीजिए राज्यसभा में चेयरमैन नहीं है, डेप्यूटी चेयरमैन नहीं है, तो उस केस में इस पैनल में से किसी एक मेंबर को उठा के चेयरमैन यानी कि राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड करने के लिए बोला जा सकता है। तो इन सम इंस्टेंस अगर चेयरमैन अवेलेबल नहीं है, डेप्यूटी चेयरमैन अवेलेबल नहीं है, तो ये जो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किया है, नॉमिनेट किया है चेयरमैन ने,
इसमें से किसी एक मेंबर को उठा के बोला जा सकता है कि आप हाउस को प्रिसाइड करिए, क्योंकि राज्यसभा की नॉर्मल फंक्शनिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब ये पर्सन एज अ चेयरमैन प्रिसाइड कर रहा होगा, जब हाउस को प्रिसाइड कर रहा होगा, तो जितनी ताकत चेयरमैन के पास होती है उतनी ताकत इसके पास होगी। अब एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे कि मान लीजिए पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन नहीं है राज्यसभा में, और मान लीजिए लोकसभा में पैनल ऑफ चेयरपर्सन नहीं है, और उस केस में आप में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है और चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है, तो यहाँ पे हाउस डिसाइड कर सकता है कि किस एक पर्सन को लोकसभा को प्रिसाइड करना चाहिए या राज्यसभा को प्रिसाइड करना चाहिए। तो ये मैंने पिछली बार शायद आपको नहीं बताया था, लोकसभा में जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते हैं मान लीजिए वो नहीं है और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अवेलेबल नहीं है, तो हाउस डिसाइड करेगा कि कौन सा पर्सन लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड करेगा। उसी तरीके से राज्यसभा में मान लीजिए पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन नहीं है, तो उस केस में आपके चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है, तो जो राज्यसभा है वो डिसाइड करेगा कि उनमें से कौन सा बंदा प्रिसाइड करेगा हाउस को। एक और खास बात कि मान लीजिए राज्यसभा के चेयरमैन की कुर्सी खाली है और राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन की कुर्सी खाली है, मतलब उनके ऊपर किसी की अपॉइंटमेंट हुई ही नहीं है, तो अगर उसके ऊपर किसी की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है तो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन से उठा के किसी को प्रिसाइड करने के लिए नहीं बैठाया जा सकता। इस केस में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा एक पर्सन को जो कि राज्यसभा को प्रिसाइड करेगा। तो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन में किसी को राज्यसभा को प्रिसाइड करने को तभी बोला जा सकता है जब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन में लोग इलेक्टेड हो बट वो किसी वजह से अवेलेबल ना हो। तो मान लीजिए चेयरमैन फॉरेन विजिट पे गए हैं, तो डेप्यूटी चेयरमैन उनकी तबीयत खराब है, वो भी कहीं गए हैं, फॉरेन विजिट पे गए हैं, तो उस केस में पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन में से एक आदमी को उठा के आप हाउस प्रिसाइड करवा सकते हो। बट अगर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की कुर्सी खाली है तो उस केस में पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन में से आप किसी बंदे को उठा के हाउस को प्रिसाइड नहीं करा सकते। समझ गए आप? उस केस में कि अगर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की कुर्सी खाली है, इलेक्शंस को जल्दी जल्दी करा के कुर्सी को भरने की कोशिश की जाए। और फाइनली सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट, सिंपल सी चीज है दोस्तों, पार्लियामेंट में इतनी प्रोसीडिंग्स होती हैं, बहुत सारा ऑफिस वर्क करने के लिए लोगों की जरूरत है, इसलिए सेक्रेटेरियल स्टाफ को मेंटेन किया जाता है। लोकसभा में मेंटेन किया जाता है, राज्यसभा में मेंटेन किया जाता है। हालांकि कुछ सेक्रेटेरियल स्टाफ ऐसा होता है जो लोकसभा के लिए भी काम करता है, राज्यसभा के लिए काम करता है। इनके रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशंस को पार्लियामेंट रेगुलेट करता है। सेक्रेटेरिएट जो होता है हर हाउस का, उसको हेड करेगा एक सेक्रेटरी जनरल। तो लोकसभा का अपना सेक्रेटरी जनरल होगा, राज्यसभा का अपना सेक्रेटरी जनरल होगा, ये परमानेंट ऑफिसर होगा और उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस अपॉइंट करेगा, यानी लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को स्पीकर अपॉइंट करेगा, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा अपॉइंट करेगा। अगली वीडियो में हम लोग लीडर्स ऑफ द पार्लियामेंट शुरू करेंगे। इसमें लीडर्स ऑफ द हाउस, फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन, फिर विप क्या होता है, विप का प्रोसीजर क्या है, फिर मैं आपको सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट भी बताना शुरू करूंगा कि समनिंग क्या होता है, एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट साइन डी क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। गुड बाय।